मैं इस्लाम मोहम्मद भारतीय समस्त क्षेत्र की जनता की ओर से अखिल भारतीय परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं समस्त क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आज वो होली मिलन समारोह में हमारे क्षेत्र में उपस्थित हुए। उनके साथ आए हुए प्रदेश कार्यकारिणी की टीम के श्री आशीष श्रीवास्तव भारती जी, जो हमारी अखिल भारतीय परिवार पार्टी के उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष थे, वो आए हुए हैं। उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उनके बाईं तरफ बैठी हुई प्रीति राठौर भारती जी, वो कानपुर की निवासी हैं और वो भी होली मिलन समारोह में हमारे बीच उपस्थित है। उनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम। हमारे दाहिनी तरफ अरुणिमा गौतम भारती जी बैठी हुई हैं। ये भी एक कानपुर नगर से आए हुई हैं और गवर्नमेंट जॉब इन्होंने अभी अपनी छोड़ दी है राजनीति का स्तर सही करने के लिए। बहुत ही गर्व का विषय है, लोग प्राइवेट जॉब नहीं छोड़ पा रहे हैं साथियों, और देश सुधारने के लिए हम लोगों ने अपने गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब छोड़ दी है। ये एक छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। एक संक्षिप्त परिचय था। हमारे अरुणिमा जी के दाहिनी तरफ हमारे बाबूजी बैठे हुए हैं, हाजी साहब, हाजी कमरुद्दीन साहब। आप सभी इनके परिचय के मोहताज नहीं हैं। मेरे बारे में भी आप सभी जानते ही हैं, तो मैं अपना परिचय नहीं दूंगा। मैं पार्टी के बारे में दो शब्द जरूर बोलना चाहूँगा। साथियों, आज के परिदृश्य में आप लोग सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दें। 10 साल पहले जो चुनाव होते थे आपके क्षेत्र में, मैं छोटे चुनाव की बात कर रहा हूं क्योंकि अभी क्षेत्रीय चुनाव चल रहे हैं, प्रधानी के, बीडीसी के, सदस्य के, जिला पंचायत के, क्षेत्र पंचायत के। 10-15 साल पहले आप देखिए कि किस एज के लोग चुनाव में कंटेस्ट करते थे। वो लगभग 40, 45, 50 प्लस होते थे, अधेड़ से ऊपर। आज की डेट में आप देखिए कि प्रधानी का चुनाव कौन कौन सा लड़ रहा है। आप उसकी एवरेज एज देखिए कि एवरेज एज क्या है, 30 के आसपास आएगी। 30, 32, 35, 28, 24 ये एज है। तो आज की डेट में 2021 में हम खड़े हुए हैं, यहाँ युवा साथी प्रधानी बीडीसी का चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप इसमें आशंकित बिल्कुल ना रहिए कि 2024 के आने वाले चुनाव में आपको कितने युवा साथी सांसदी का चुनाव लड़ते हुए मिलेंगे। ये युवाओं का दौर है और ये कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो साथियों, ये जवानी जिस ओर चलेगी, कि आप सब लोग जिस ओर चलेंगे उस ओर सारी राजनीतिक क्रांतियां चलेंगी। और राजनीतिक क्रांति तभी होगी जब आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। हमें जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग हर चीज से ऊपर उठकर राजनीति का स्तर सुधारना है। ये हम सबकी मौलिक जिम्मेदारी है। एक छोटा सा बहुत ही संक्षिप्त कार्यक्रम था जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी का एक राष्ट्रीय स्तर का मेंबर सदस्य होने के नाते मैं आपको कुछ और बात बता देना चाहता हूं कि हमारी पार्टी का एक ध्येय है कि मैं किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा। मैं बाबा साहब द्वारा रचित भारतीय संविधान का सम्मान करूंगा तथा मैं स्वेच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द लगाने को तैयार हूं। ये बहुत ही बड़ी विषय है। देखो, भारतीयता की भावना, आप किसी भी चीज को कोट कैसे कर सकते हैं। देखिए, समस्याएं सबको पता है कि क्या है। जातिगत समस्याएं, धार्मिक समस्याएं हैं, क्षेत्रीय समस्याएं हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, भ्रष्टाचार है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम एक चीज पे अगर कंसंट्रेट करें तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमें स्वतः ही मिल जाएगा। वो है भारतीयता की भावना। बाबा साहब ने कहा था कि हम प्रथम और अंत में भारतीय हैं। सबसे पहले और सबसे अंत में हम भारतीय हैं। उसके बीच में हम कुछ भी हो, हमारा जल्लू सिंह नाम हो, हमारा इस्लाम मोहम्मद नाम हो, हमारा रविशंकर नाम हो या हमारा अनिल दुबे जी नाम हो, कुछ भी नाम हो, लेकिन पहले भारतीय हैं और बाद में भारतीय हैं। तो ये भारतीयता की जो मूल भावना है, ये बहुत जरूरी है कि ये हो जाए। ये हमें आत्मसात करनी है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने युवा साथियों का जो 35 के आसपास है, 30 के आसपास है, 25 के आसपास है, और उन्होंने हिम्मत की चुनाव लड़ने की। चुनाव लड़ना कोई मामूली बात नहीं है साथियों।
चुनाव लड़ना कोई मामूली बात नहीं है। अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। बहुत सारे लोग ढीले पड़ जाते हैं कि चुनाव नहीं, हम तो नहीं लड़ेंगे। और यहाँ भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनकी अगर चुनाव की बात कर दी जाए तो वो अपना हाथ पीछे खींच लेंगे, चाहे वो समाज में कितने भी प्रतिष्ठित क्यों ना हो, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो आगे आने वाला समय युवाओं का है और युवा चुनाव लड़ रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ बैठे हुए 100-200 लोग ज्यादा नहीं है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे युवा साथी जो है जो चुनाव लड़ रहे हैं वो उनका परसेंटेज क्या है। इस परसेंटेज को जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे और आगे अभी जो 15 साल का युवा लड़का है, जो युवा है 15 साल का, वो 3 साल बाद 18 साल का हो जाएगा। जो 17 साल का है वो 20 साल का हो जाएगा। जो 20 साल का है वो 23 साल का हो जाएगा। आप कट ऑफ देखोगे तो 25 से 30 के बीच में बहुत सारे युवा निकलेंगे। और अब क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है, क्योंकि उनके पास रोजगार का साधन नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, वो देख रहे हैं देश गर्त में जा रहा है, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, इसलिए अब उनके पास मजबूरी है कि उनको राजनीति ही करनी पड़ेगी। हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। किसी भी युवा साथी के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। बिजनेस ज्यादातर खत्म हो रहे हैं, चौपट किए जा रहे हैं, रोजगार खत्म किए जा रहे हैं, तो ऑप्शन क्या बचा? जो खत्म कर रहा है, राजनीति खत्म कर रही है सब, तो क्यों ना राजनीति की जाए। मैं अपनी तरफ से आप सभी से आह्वान करता हूं कि आप सभी राजनीति में आइए। राजनीति बहुत अच्छी चीज है। जो लोग आपको ये बताते हैं कि राजनीति गलत है, देखिए राजनीति छोटे चुनाव थोड़े गलत होते हैं, ज्यादा नहीं होते, क्योंकि उनमें गलत लोग हैं। जब आप सही लोग राजनीति में आ जाएंगे तो राजनीति सही हो जाएगी। सही बात है कि नहीं? सही बात है। जब तक गलत लोग राजनीति में हैं तभी तक राजनीति गलत है। जैसे ही राजनीति में अच्छे लोग आ जाएंगे, हम और आप जैसे लोग आ जाएंगे, राजनीति स्वयं अच्छी हो जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि राजनीति गलत है, कौन कहते हैं? वही लोग जो राजनीति में जीते हुए लोग हैं या हारे हुए लोग हैं, वही कहते हैं ना राजनीति गलत है। तो छोड़ दो। छोड़ेंगे नहीं। आपको बोलेंगे आप ना करना, हम करेंगे। हम हारे या जीते हैं, हम करेंगे, आप मत करो। समस्या ये है कि अगर राजनीति खराब है तो कोई भी लड़का, कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र को या अपने पुत्री को राजनीति में क्यों लाएगा? अगर खराब है तो सोचनी विषय है आपके लिए। भाई हम किसी भी पार्टी की बात नहीं करते, कोई भी व्यक्ति आप ले लो, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, एक व्यक्ति को ले लो, वो अपने बच्चों को राजनीति में लाना चाहता है। कौन सा ऐसा महामूर्ख है जो खराब चीज में अपने बच्चों को उतारना चाहे? कोई नहीं होता है। राजनीति यानी कि इससे सिद्ध हुआ कि राजनीति एक अच्छी चीज है। लोग सिर्फ अपने बच्चों को लाना चाहते हैं, अपने नौजवानों को, अपने युवकों को, अपने जानने वालों को लाना चाहते हैं। आप तो एंट्री नहीं देना चाहते। जो मध्यम वर्गीय युवा है, यहाँ पे कोई अपर वर्ग का नहीं है, मैं बता दूं, सब यहाँ मध्यम वर्गीय है। बांटते लोग कैसे हैं? ये मुस्लिम हैं, ये धानुक हैं, ये कोरी हैं, और ये ब्राह्मण हैं, ये बनिया हैं, ये गुप्ता हैं। ऐसे नहीं बांटो। ये अमीर हैं, ये उनसे कम अमीर हैं, ये बहुत कम अमीर हैं, ये गरीब हैं, ये सबसे गरीब हैं। एक बार ऐसे बांट दो, देख लो तब बंटवारे का क्या मजा है। एक बार ऐसे बांट दो, कम गरीब और अधिक अमीर और कम और अधिक गरीब। एक बार ऐसे गरीबों में अमीरों में बांट के देखो आप, 90% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। और तब होगा चुनाव, तब हम लोग लड़ेंगे, तब गरीब लड़ेगा अपने लिए। आज की जो समस्याएं हैं, देखिए एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जो आप किस्मत समझते हो ना। आवाज आओ तुम्हें। मैं लोकल की बात कर लेता हूँ। बरसात आती है, पानी भर जाता है पूरे मैदान। वीडियो बना रहे हैं हम लोग, समझते हैं तो हर साल का काम है। बरसात होती है, पानी भरता है, हम लोग बचा के किनारे से निकल जाते हैं, बरसात चली जाएगी, फिर तो समस्या समाधान हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये किस्मत नहीं है, ये अव्यवस्था है, ये राजनीतिक अव्यवस्था है। हर साल नालियों का सुंदरीकरण के लिए, सफाई के लिए, गांव समाज के सुंदरीकरण के लिए पैसा आता है, वो नहीं लगता है, इसलिए पानी भरता है। अगर उसको सही तरीके से, पैसे का सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाए, जो पैसा आता है, आपको यकीन नहीं होगा, हमें आजाद हुए 70 वर्ष हो गए हैं, और हर वर्ष हर ग्राम पंचायत की अगर बात कर लें, क्योंकि प्रधानी का चुनाव चल रहा है, तो हर वर्ष वहाँ लगभग 1000 की 1200 की जहाँ पे वोटिंग होती है, वहाँ तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए सालाना आता है ग्राम प्रधान को ठीक करने के लिए। आज की कंडीशन है ये, पहले थोड़ा कम आता होगा, लेकिन अगर 70 साल से ये पैसा हर साल 30-40 लाख रुपए, 10-20 लाख रुपए गांव में लग रहा होता, तो क्या गांव अपना विकास न कर चुका होता? सही कह रहे हैं।
अगर विकास नहीं कर रहा है तो समस्या क्या है? जो हमारे प्रधान हैं वो ठीक नहीं है। हम ठीक आदमी को चुने जो अच्छा काम करे, हम उसको चुने, वो अच्छा काम कराएगा, हमारा गांव विकसित हो जाएगा। और हमें समस्या क्या है? बिजली, पानी, नल, सड़क, यही तो चाहिए। हम कौन सा उससे कह रहे हैं कि तो हमें प्रधान हमें रोजगार दे दे? वो नहीं दे सकता, उसके क्षेत्र में नहीं है। लेकिन उसके जो क्षेत्र में है वो उतना काम करे। बीडीसी अपना काम ईमानदारी से करे, जिला पंचायत अपना काम ईमानदारी से करे। और वो कौन करेगा? वो जो नए साथी, युवा साथी होंगे वही करेंगे। मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर इनको करना होता तो 70 सालों में ये 1.5 वर्ष के लोग कर चुके होते। इनको करना ही नहीं है। 50 साल में जो लोग होते हैं, यहाँ पे काफी लोग बैठे हैं, वो सोचते हैं अपने बच्चों के भविष्य के बारे में। तो अगर 50 साल के व्यक्ति को आप प्रधान या बीडीसी या कुछ बनवा दोगे तो अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचेगा, वो आपके क्षेत्र के बारे में नहीं सोचेगा। ये एक एक्चुअल फैक्ट है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। जो युवा साथी होगा 25 साल का है, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेगा, ना अपने भविष्य के बारे में सोचेगा कि हमारे कोई बच्चे हैं, शादी हुई नहीं है। किसके लिए सोचेगा? दोस्तों के लिए सोचेगा, क्षेत्र के लिए सोचेगा, समाज के लिए सोचेगा। तो कहीं ना कहीं हमें युवा साथियों पे कंसंट्रेट करना होगा। छोटी सी बात है, इसी छोटी सी सोच को लेकर हमें बड़े स्तर पर जाना है, सांसदीय क्षेत्र पर जाना है। अखिल भारतीय परिवार पार्टी 2024 में 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी साथियों, और ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। और जैसे ही हम 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो भारत की अखिल भारतीय परिवार पार्टी पहली ऐसी पार्टी होगी जिसने पहली बार चुनाव में उतरी और 543 100% अपीयरेंस दी अपने चुनाव में, 100%। ये बहुत बड़ा आंकड़ा होगा और हम इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम जीतेंगे। जीतेंगे कैसे? क्योंकि आप लोग जिताएंगे। आप लोग अभी उस स्तर से नहीं देख पा रहे हैं कि युवा साथी कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर जगह आपको युवा ही मिलेंगे। 2024 में जो राजनीतिक क्रांति होने वाली है वो युवा ही करने वाले हैं, हम और आप जैसे साथी करने वाले हैं। मैं आगे चलने को तैयार हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में मेरे साथ चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी हैं, अखिल भारतीय परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैं उनसे चाहूंगा कि 2 शब्द मेरी क्षेत्र की जनता को संबोधित करें और उनको बताएं कि राजनीति में किस प्रकार कैसा परिवर्तन होने वाला है। यहाँ कई युवा बैठे हुए हैं साथी, वो समझें और उनको जाने। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी, बहुत जोरदार तालियां राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी के लिए। सबसे पहले तो लीडर इस्लाम मोहम्मद भारती जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे अपने घर बुलाकर ये जो सम्मान और स्नेह मुझे दिया है, मैं उसका आजीवन ऋणी रहूँगा। और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल कर यहाँ मेरी बात सुनने के लिए या हम सबकी बात सुनने के लिए, देश के लिए समय निकाल कर बैठे हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत तौर पर कि समय और पैसा ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कभी किसी के पास एक्स्ट्रा होती ही नहीं। व्यक्ति जिस काम को जरूरी समझता है उसके लिए वो समय और पैसा निकालता है। तो यदि आज आप देश के लिए यहाँ आकर बैठे हैं तो मैं ये मानता हूँ आप सबके लिए देश सर्वोपरि है और यही होना चाहिए। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे, यहाँ हम जिनसे रोजमर्रा की लाइफ में मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि मैं राजनीति में रुचि नहीं लेता। तो आज ये बात सीख लीजिए और समझ लीजिए कि आप राजनीति में रुचि लें या ना लें, राजनीति आप में पूरी पूरी रुचि लेती है। आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आपको कैसे कपड़े पहनने पसंद है, आपको कहाँ घूमना पसंद है, एक एक चीज पे राजनीति लेती है, रुचि लेती है। और राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जो देश की दिशा और दशा तय करती है। तो एक ऐसा क्षेत्र जो देश की दिशा और दशा तय करता है, हम उस क्षेत्र में रुचि क्यों नहीं लेते? क्यों युवा उस चीज से पीछे हटता जा रहा है, भागता जा रहा है? उसका कारण क्या है? अगर बात करें आज से 30-32 साल 35 साल पीछे की बात करें, जब एक बच्चा घर में खड़ा होता था और अगर वो अपने गार्जियन से, अपने माँ बाप से या अपने स्कूल में, विद्यालय में जाकर अपने टीचर से कभी ये बोलता था कि वो नेता बनना चाहता, राजनेता बनना चाहता, तो तुरंत उन गार्जियंस के मन में या टीचर्स के मन में एक छवि आती थी उनके दिमाग में कि ये बच्चा लाल बहादुर शास्त्री बनने की बात कर रहा है, ये बच्चा जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस बनने की बात कर रहा है। इन 30-32 सालों में ऐसा क्या हो गया, हालात इतने कैसे बदल गए कि आज की डेट में यदि कोई बच्चा, और बच्चा भी छोड़ दीजिए, हम आप जैसा परिपक्व इंसान जो यंग एज में है, टीन एज में है,
अगर हम भी अपने घर में अपने माँ बाप से ये बोल दें, कभी बोलें या टीचर से ये बोलें कि हम नेता बनना चाहते हैं, राजनेता बनना चाहते हैं, तो तुरंत ही गार्जियन या टीचर्स के मन में एक छवि आती है कि अब ये बच्चा हाथ से निकल गया, अब ये आपराधिक प्रवृत्ति का बालक बनने की बात कर रहा है, अब ये गुंडा मवाली बनने की बात कर रहा है, अब ये किसी काम का नहीं बचा। हमें उन हालातों को समझना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 5-6 सालों में ही हो गया, ये सिर्फ इन 5-6 सालों की देन नहीं है। कुछ लोगों को लगता है, यहां भी गलतफहमी है। आप कुत्ता पालें, बिल्ली पालें, कुछ भी पालें, अपने दिमाग में गलतफहमी मत पालिएगा, ये बहुत गलत चीज होती है। कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ हो सकता है 6 सालों में ये देश बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है। पूर्ववर्ती सरकारों का बराबर का योगदान रहा है। ये जो कृषि बिल आज आए हैं, पहली बात तो एक बात ये बता देता हूं कृषि बिल के बारे में, मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगी। ये जिसे कृषि बिल के नाम पर प्रचारित कर रहे हैं, ये कृषि बिल है ही नहीं। अगर ये कृषि बिल होते तो ये कृषि मंत्रालय के थ्रू या कृषि मंत्री के थ्रू पास हुए होते, लेकिन ये ट्रेड एंड कॉमर्स मंत्रालय से पास हुए हैं। ये व्यापारियों के फायदे के लिए बिल है, इसका कृषि से कोई लेना देना नहीं। और ऐसा नहीं कि ये बिल ये भाजपा सरकार लाई है, ये वही बिल है जो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी कांग्रेस सरकार लाई थी। उस समय भाजपा नेता स्वर्गीय श्री सुषमा स्वराज जी ने सदन में बयान दिया था कि ये जो कारपोरेट घराने जब कृषि क्षेत्र में उतरेंगे तो ये किसानों को बर्बाद कर देंगे, उनकी जमीनों को हड़प लेंगे। ये कृषि बिल नहीं, ये भूमि अधिग्रहण बिल है। सदन में सुषमा स्वराज जी ने यह कहा था, ये कारपोरेट घराने किसानों को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। ये कारपोरेट घराने किसानों के फायदे के लिए नहीं उतरना चाहते। और आज ये भाजपा उससे भी घटिया बिल लेके आई है, उससे भी ज्यादा घटिया। और ये बोलते हैं कि कारपोरेट घराने किसानों के फायदे के लिए कृषि क्षेत्र में उतरेंगे। अरे कौन से कारपोरेट घराने किसानों के फायदे के लिए उतरना चाहते हैं? हमारे देश में नदियां बहती हैं, फ्री का पानी बहता है, विदेशों की तरह नहीं कि यहां पानी की कमी हो। एक ऐसे देश में बोतल में 20 रुपए लीटर पानी बेचने वाले ये कारपोरेट घराने, ये किसानों के फायदे के लिए कृषि क्षेत्र में नहीं उतरना चाहते हैं। किसानों से 8 रुपए 10 रुपए किलो आलू खरीद कर 200 रुपए किलो चिप्स बेचने वाले ये कारपोरेट घराने, ये किसानों के फायदे के लिए नहीं उतरना चाहते हैं। कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल हम सब जानते हैं कि उसकी लागत 80 पैसे 1 रुपए ही आती है, और वो 15 रुपए की मार्केट में बेचने वाले ये कारपोरेट घराने, ये किसानों के फायदे के लिए नहीं उतरेंगे, ये सिर्फ अपने फायदे के लिए उतर रहे हैं। और क्यों उतर रहे हैं? क्योंकि अभी ये जो लॉकडाउन की पोजीशन हुई, हमने उसमें देखा, आप लोगों ने भी न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल्स में न्यूज़ सुनी होगी, जब सारी इंडस्ट्री सब कुछ डाउन था, तो भारत देश में सिर्फ एक ही क्षेत्र ऐसा था जो 3% प्लस जीडीपी दे रहा, और वो कृषि क्षेत्र। इसलिए रातों रात नियम आए कि जब उन कॉर्पोरेट घरानों में देखा कि सारी इंडस्ट्री में घाटा हो सकता है, लेकिन कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां कभी घाटा नहीं होगा, तो उन्होंने रातों रात गवर्नमेंट पर दबाव बनाकर ये बिल पेश कराए और इसे कानून बना दिया। और सरकार वापस लेने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूं ठीक है, मान लीजिए 2 मिनट के लिए हम ये मान लें कि इससे किसानों का बहुत फायदा होने वाला है, किसानों की आय बढ़ जाएगी, दुगनी हो जाएगी, तिगनी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यदि किसान लेने के लिए तैयार नहीं है, तो सरकार को वापस लेने में कौन सी मजबूरी है कि वो वापस नहीं ले रही? किसका दबाव ऐसा है? तो ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के मन में यह भी आता होगा कि हाँ, हो सकता है हमसे गलती हो गई, भाजपा से अच्छी तो कांग्रेस ही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे बुकी बोला कि देश को बर्बाद करने में इन सिर्फ 6 सालों का हाथ नहीं है। भाजपा और कांग्रेस की जड़ें एक ही हैं, ये देखने के लिए अलग हैं, और ये वित्त प्लान काम करती हैं। आज के हालातों को समझने के लिए हमें 100, 200, 300 साल पीछे जाना पड़ेगा। हमें भारत देश के इतिहास को समझना पड़ेगा। हमारे देश पे मुगलों ने आक्रमण किया, यवन आए, डच आए, पुर्तगाली आए, बहुत सारे देशों ने आक्रमण किया, हम पर राज किया, अंग्रेजों ने भी किया। लेकिन जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए आक्रमणकारी नीति नहीं अपनाई, उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया। वो जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले हमारी अर्थव्यवस्था पे कंट्रोल किया, हमारा फाइनेंस सिस्टम कंट्रोल किया, हमारे राजाओं को लालच दिया कि वो हमसे कच्चा माल खरीदेंगे और अच्छा माल, नया माल, प्रोडक्ट बनाकर सस्ते दाम पर हमें देंगे। हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन यही समझाया
हमारे राजा जो थे उस समय वो लालच में आए, अंग्रेजों को रहने के लिए जगह दी, मैकेनिक उन्होंने हमसे लिए, सारा कच्चा सामान हमसे लिया, जमीन फैक्ट्री लगाने के लिए हमसे ली। लेकिन फिर क्या किया? जैसे धीरे धीरे करके हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, कुछ ऐसे क्षेत्र, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनसे हमारा फाइनेंस कंट्रोल होता था, सरकार की आय आती थी या देश की आय आती थी, उस चीजों पे जब धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व हो गया, उनका स्वामित्व हो गया, तब उन्होंने पैर फंसा ले और तब धीरे धीरे करके हमारे राजाओं को गुलाम बनाना शुरू किया। आज देश की परिस्थितियां लगभग वैसी ही हैं। हर चीज किसी एक दो बड़े बिजनेसमैन के नाम ही। कांग्रेस की बात करें तो वही माल्या, वही वाड्रा, भाजपा की बात करें वही अडानी, वही अंबानी, सब कुछ सिर्फ 2 या 4 लोगों के नाम ही क्यों? किसी एक व्यक्ति को 1 लाख करोड़ का पैकेज या 1 लाख करोड़ का बिजनेस देने से अच्छा है ना कि 1000 व्यक्ति को 1000 करोड़ या 10,000 व्यक्ति को 100 करोड़ का बिजनेस दिया जाए। इससे आर्थिक समानता भी आएगी, लोगों को रोजगार भी ज्यादा मिलेंगे, इंडस्ट्री भी ज्यादा लगेंगी। लेकिन नहीं, इनकी लड़ाई सबसे सीधी अगर लड़ाई है, जैसा कि मित्र इस्लाम मोहम्मद भारती जी ने बताया, मध्यम वर्गीय परिवार। दुनिया का इतिहास उठाकर देख लीजिए, दुनिया में जब भी कोई क्रांति हुई तो वो मध्यम वर्गीय परिवार से ही हुई। क्यों? क्योंकि जो हाई लेवल सोसाइटी है उन्हें क्रांति की जरूरत ही नहीं होती। वो आज के माहौल में भी ऐश की जिंदगी जी रहे हैं, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है, सरप्लस मनी है, खर्चा कहां करे पता नहीं चल रहा है, इतना पैसा है। और जो लोअर क्लास फैमिली है वो 2 वक्त 3 वक्त की रोटी कमा ले, खा ले, उसके लिए वही बहुत है। वो क्रांति कहां से करेगा? उसके घर में बीबी हैं, बच्चे हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था करने में ही सारा दिन निकल जाता है। तो ये जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है हमेशा क्रांति के लिए वही आता है। आप आजाद जी की बात करें या चंद्रशेखर जी की बात करें, सुभाष जी की बात करें, महात्मा गांधी जी की बात करें, अंबेडकर जी की बात करें, इन्होंने क्रांति के लिए तभी कदम आगे बढ़ाए जब ये लगभग मध्यम वर्गीय परिवार में आ गए। अंबेडकर जी भी जब वो गरीब परिवार से थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, तब तक उन्होंने क्रांति की सोची ही नहीं, उन्हें लगा ही नहीं था कि वो क्रांति कर पाएंगे, क्योंकि उनकी रोजमर्रा में परेशान थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने पढ़ाई आगे की, उनकी कुछ इनकम शुरू हुई वकालत से, जैसे ही वो मध्यम वर्गीय परिवार में आए उन्होंने एक क्रांति कर दी। तो इनकी दुश्मनी या इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत ही हम जैसे आप जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों से। ये चाहते हैं या तो लोग अमीर रहें जो इनके चंद पूंजीपति मित्र हैं, और या फिर लोग सीधे गरीब रहें, क्योंकि उन्हें गुलाम बनाना आसान है। और कुछ लोगों को यह भी लगता होगा कि हाँ, मोदी जी शायद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी योजनाएं ला रहे हैं, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी हैं ये लोग काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये उनकी अच्छी योजनाओं को सफल नहीं होने दे रहे हैं। तो इस गलतफहमी से ही भी बाहर आ जाइए। ये जो नोटबंदी हुई है, जो लॉकडाउन हुआ, ये अचानक से नहीं हुआ, ये विथ प्लान्ड है। यदि किसी को लगता है कि नोटबंदी विफल हो गई, बहुत अच्छी योजना थी, काला धन आ जाता, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज के कारण ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। वो अपनी योजना में पूरी तरह सफल हुए हैं। उनका मकसद बाहर से काला धन लाना नहीं था। अगर काला धन लाना होता तो वो आज भी काले धन की बात कर रहे होते। वो स्वीकारते कि उनसे गलती हुई, विदेश से एक भी पैसा काला धन नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। बोल रहे थे नकली नोट बंद हो जाएंगे, आज उससे ज्यादा नकली नोट की करेंसी 2000 की भी मार्केट में चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो विफल हुए। उनका मकसद था हमारे और आपके घरों से रखी हुई अनकाउंटेड मनी होती है ना, उसे घर से निकालना, ब्लैक मनी निकालना नहीं था। हमारे आपके घरों में हम सब यहाँ पुरुष हैं, घर की महिलाएं अभी नहीं हैं, लेकिन हम सब अपने जो छोटे रहे होंगे, हम लोग, मुझे ज़्यादातर युवा साथी दिख रहे हैं, जब भी घर में आटे का डब्बा खत्म होने वाला होता था, यदि कभी आपको पलटाने का मौका मिल जाए या आपके कोई काम पड़े, आटे के डब्बे में हाथ डाले तो कहीं ना कहीं 10, 20, 50 के या 100 के 4 नोट गेटिस में बांधकर उस डब्बे में माँ या बहनें डाल देती थी। दाल के डब्बे में, चावल के डब्बे में कभी हाथ डालकर देखते तो उसमें 100 के 2 या 4 नोट गेटिस में बंधे पड़े होते थे। इनका मकसद हमारे घरों से वो पैसा निकालना था जो हमें और आपको भी नहीं पता होता, घर के कमाऊ सदस्य को नहीं पता होता कि उसके पास पैसा कितना है। वो पैसा क्यों निकाला इन्होंने? ताकि ये जो लॉकडाउन लगाएं इसमें हमारे और आपके पास पैसा ना रहे।
अगर वो पैसा ना निकाला गया होता तो हमारे घरों में इतना पैसा होता कि 8-9 महीने घर का खर्चा सिर्फ उस पैसे से चल सकता था जो हमारी माए और बहनों ने घर में बचा कर रखा था। इनका पैसा, मकसद वो पैसा निकालना था, और ये अपनी योजना में पूरी तरह सफल हुए। और जब सीए एनआरसी ये लोग लेके आए, एनपीआर की बात हुई, तो इन्होंने बोला कि सीए अलग कानून है, एनआरसी अलग कानून है, एनपीआर अलग कानून है, इसको रिलेट मत करो। ये सब अलग अलग हैं। ऐसे ये लॉकडाउन और ये नोटबंदी, जीएसटी, ये सब भी अलग अलग कानून है। ये भी बोल रहे हैं रिलेट मत करो। कृषि बिल, लेकिन इन सबको रिलेट करके देखना पड़ेगा। ये कुछ भी अलग नहीं है। ये काले अंग्रेज हैं। अंग्रेज जब प्लान करते थे तो वो 1-2 दिन या 10-20 साल का प्लान नहीं करते थे, वो कम से कम 100 साल का प्लान करते थे, कम से कम। ऐसे ही ये लोग भी प्लान कर रहे हैं। ये उन्हीं के आदर्शों पर चल रहे हैं, कोई अंतर नहीं है इनमें। फूट डालो, राज करो। 1-2 दिन का प्लान नहीं करते ये। इन्होंने जब नोटबंदी की तो इन्हें पहले से पता था कि ये आने वाले दिनों में लॉकडाउन लगाएंगे, इसलिए की थी। आज जब ये लॉकडाउन लग रहा है, जब ये जीएसटी लाए, अभी बोलते हैं जीएसटी एक नेशन एक टैक्स। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं कि व्यापारी कितना परेशान है। ये पानी की बोतल है और ये कहते हैं कि प्रोडक्ट पे पूरे देश में एक ही टैक्स लगता है। इस पानी का ये जो ढक्कन है बोतल का, इस प्लास्टिक पे अलग टैक्स लगता है। ये प्लास्टिक अलग तरह की होती है। जिससे ये बोतल बनी है, इस प्लास्टिक पे अलग टैक्स लगता है। ये प्लास्टिक अलग तरह की होती है। इस पर ये जो लेबल लगा है, ये रैपर, इस पर अलग टैक्स लगता है, इसकी अलग क्वालिटी होती है। अब सपोज दैट इस पे 18% टैक्स लगता है, इस पे 5% लगता है, इस पे 8% लगता है। अब व्यापारी यही सोचकर परेशान है कि इसको कैलकुलेट करके एक टैक्स दे कैसे, और ये बोलते हैं कि एक नेशन एक टैक्स। इनका मकसद था व्यापारियों को बर्बाद करना। आज कोई व्यापारी खुश नहीं है। लॉकडाउन में लगभग 7-8 महीने सारे धंधे बंद रहे। और ये कांग्रेस, ये जो इतने सालों से राज कर रही है, ना ये कांग्रेस इंदिरा जी और राजीव जी वाली बची है, और ना ये भाजपा अटल जी वाली है। राजीव जी ने कभी बोला था मंच से खड़े होकर कि जब ऊपर से 1 रुपया भेजो तो करप्शन में 85 पैसे खत्म हो जाते हैं, मात्र 15 पैसे ही नीचे पहुंचते हैं। तो उन लोगों को ढूंढो ये जो 85 पैसे खाते हैं, मुझे वो 1 रुपया पूरा नीचे तक भेजना है। आज शायद सोनिया जी कहती होंगी कि उन लोगों को ढूंढो जो ये 15 पैसे नीचे पहुंचाते हैं। ये 15 पैसे नीचे जाते कैसे हैं? मुझे पूरे 100 रुपए खाने। कांग्रेस मीन्स करप्शन हो गया है। अटल जी ने कभी नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत। आज भाजपा ही कांग्रेस युक्त हो गई। हम ही आप जैसे लोग थे जो केंद्र से कांग्रेस की सत्ता हटाकर भाजपा की सत्ता लाए थे, क्योंकि हमें आप लोगों को लगता था कि कांग्रेस उस लेवल पे काम नहीं कर रही है। हमने जिसलिए उनसे चुना है वो नहीं कर रही, इसलिए हम उसको बदलकर भाजपा की सत्ता लाए। लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि कब हमने कांग्रेस की सत्ता हटाकर वापस सत्ता कांग्रेस के हाथों में दे दी। हाँ, आज 303 सांसद हैं भाजपा के, और उसमें से 167 सांसद वही हैं जो पहले कांग्रेस में थे। तो भाजपा कहाँ है? और 167 भी नहीं, राज्यसभा से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चले गए हैं, तो 168 हो गए। और 168 तो वही है जो कांग्रेस से थे। बाकी दलों के भी मिला ले तो लगभग 200 पहुंच जाएंगे। तो भाजपा कहाँ है जिसे हमने चुना था? ये तो सिर्फ सांसदों की बात है। विधायकों की बात करें तो लगभग 4,500 विधायक हैं हमारे देश में। लगभग 1600 से ज्यादा विधायक वो हैं जो पहले कांग्रेस में थे, आज भाजपा में हैं। और सिर्फ कांग्रेस की बात कर रहा हूं। बाकी दलों के अभी 21 विधायक टीएमसी से भी पश्चिम बंगाल में भी चले गए, भाजपा में शामिल हो गए। अगर सबकी बात करें तो 2000 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं वही जो पहले कांग्रेस या अदर दलों में थे। तो भाजपा कहां है? हमने चुना किसे? एक्चुअली में हुआ क्या, कीड़े मारने की जो दवा हम मार्केट से खरीद कर लाए थे कि कीड़े मारेंगे, वो दवा ही नकली, उस दवा में ही कीड़े पड़ गए। तो अब विकल्प क्या है? अब हमें नई दवा चाहिए, अब हमें नए लोग चाहिए। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी जिसका गठन हमने किया, ये कोई साधारण राजनीतिक दल नहीं है। जैसा कि इस्लाम मोहम्मद भारती जी ने बताया कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी एक राजनीतिक क्रांति है। और हम इसे क्रांति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो सारे नियम कानून जो इन राजनेताओं ने अपने फायदे के लिए बनाए हैं, जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं,
हमें वो सारे के सारे नियम कानून खत्म करने हैं। ऐसे बहुत सारे नियम कानून है जिसके बारे में आम जनता जानती ही नहीं। लगभग 85-90% जनता को उन नियम कानून के बारे में पता ही नहीं होता। उदाहरण के तौर पर बताता हूं आपको, मल्टी पेंशन स्कीम, कितने लोग जानते हैं उसके बारे में? कोई जानता है? पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां एक ऐसी नौकरी भी है कि आप एक कंपनी में नौकरी करते रहे, उसकी तनख्वाह लेते रहे, और पिछली कंपनी में जहां आप नौकरी करते थे उसकी पेंशन भी लेते रहे। सुना है कभी दुनिया में ऐसा? नहीं, भारत है ऐसा देश। यहां एक व्यक्ति अगर सांसद है और उससे पहले वो सांसद रहा है या विधायक रहा है तो वर्तमान में सांसद होने की सैलरी भी लेता है, और उससे पहले पूर्व सांसद या पूर्व विधायक होने की पेंशन भी लेता है। और ये तो सिंगल पेंशन हुई, मैंने वर्ड यूज किया मल्टीपल पेंशन, यानी बार बार मिलने वाली। यानी अगर आप वर्तमान में कोई सांसद है और उससे पहले वो विधायक रहा है और उससे पहले भी वो विधायक रहा है तो वो 2 बार 3 बार विधायक होने की पेंशन, 1 बार सांसद होने की पेंशन और वर्तमान में सांसद होने की सैलरी भी लेता है। ऐसा है हमारे देश में। अब उदाहरण के तौर पर अगर मैं वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी की बात करूं तो वो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री होने की सैलरी जितनी भी हो, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 7.5 लाख, 8 लाख, जितनी भी हो, वर्तमान में प्रधानमंत्री होने की सैलरी उनके अकाउंट में आती है। और चूंकि वो इससे पहले प्रधानमंत्री भी थे, इससे पहले भी रहे ना एक टर्म, तो वो पूर्व प्रधानमंत्री होने की पेंशन भी उनके अकाउंट में आती है। और वो उससे पहले मुख्यमंत्री थे, तो 1 बार मुख्यमंत्री होने की पेंशन, 1 बार प्रधानमंत्री होने की पेंशन और वर्तमान में प्रधानमंत्री होने की सैलरी, ये सारा उनके अकाउंट में आता है हर महीने। और वो उससे पहले भी मुख्यमंत्री थे, तो 2 बार मुख्यमंत्री होने की पेंशन, 1 बार प्रधानमंत्री होने की पेंशन और वर्तमान में प्रधानमंत्री होने की सैलरी, ये सारा उनके अकाउंट में आता है हर महीने। और इत्तेफाक से वो उसके पहले भी मुख्यमंत्री थे, 3 बार रहे, तो 3 बार मुख्यमंत्री होने की पेंशन, 1 बार प्रधानमंत्री होने की पेंशन और वर्तमान में प्रधानमंत्री होने की सैलरी, ये सारा हर महीने उनके अकाउंट में आता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि वो 1 रुपया लेकर काम करते हैं, उनका खर्चा सभी शायद अभी आप लोगों को पता नहीं है। वो जो दिन में कपड़े पहनते हैं, जिस दिन से प्रधानमंत्री बने हैं, लगभग 6.25 साल हो गया है, 6.5 साल होने आया है, वो जो कपड़े पहनते हैं आज तक उन्होंने अपने कपड़े रिपीट नहीं किए। आप जोड़ लीजिए, साल में 365 दिन होते हैं, कितने दिन हो गए? वो गमछा या रुमाल भी रखते हैं ना, तो आज तक रिपीट नहीं हुआ। और दिन में 5 जोड़ी कपड़े पहनते हैं और उनके एक जोड़ी ड्रेस की कीमत 2 लाख रुपए है, यानी दिन में 10 लाख रुपए, और आज तक रिपीट नहीं किया। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आरटीआई बोलती है। और भी 1-2 खबरें हैं आरटीआई की, बट चूंकि मैं श्योर नहीं हूं उनके लिए, तो वो जानकारी अभी नहीं रखूंगा। जब श्योर हो जाऊंगा तो रखूंगा, क्योंकि झूठ बोलकर राजनीति करना, उल्टे सीधे वादे करना जो पूरे नहीं कर सकते, वो करने के लिए भाजपा और कांग्रेस है, हमारी जरूरत नहीं है। वो काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हम चाहकर भी उतने अच्छे से नहीं कर सकते। और यदि ये गलतफहमी है कि हाँ भाजपा से तो कांग्रेस ही अच्छी थी, तो कहाँ है वो गांधी परिवार? जिस गांधी परिवार के नाम पर ये कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो गांधी परिवार है कहाँ? कौन जानता है आज गांधी जी के नाती पोते बच्चे कहाँ हैं? ये तो नेहरू परिवार है ना, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी। गांधी सरनेम यूज किया उन्होंने, वो नेहरू जी की बेटी थी। गांधी परिवार कहाँ है जिसके नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं? कहाँ है सुभाष चंद्र बोस जी की फैमिली? कहाँ है चंद्रशेखर आजाद जी की फैमिली? अभी 3.5 महीने पहले की खबर है, पंजाब में भगत सिंह जी की बड़ी बहन खत्म हो गई। क्या दिया सरकार ने उनके लिए? क्या किया? 4 कंधे तक सरकार नहीं प्रोवाइड कर पाई उन्हें। वो गलियां, वो चौबारे, वो आंगन, वो घर जिन्हें देश की धरोहर होना चाहिए था, अमावस की रात में भी जिन्हें तारों की तरह टिमटिमाना चाहिए था, वो गुमनाम गलियां बनी हैं। इस पे बात कौन करेगा? आज आप रोजगार की बात करिए, चिकित्सा की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, महिला सुरक्षा की बात करिए, प्रशासन व्यवस्था की बात करिए, कानून व्यवस्था की बात करिए, हर चीज में सरकार फेल है, हर चीज में। और ये सिर्फ 6 सालों की देन नहीं है। सरकारी व्यवस्था या चिकित्सा व्यवस्था या शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो स्कूलों की हालत ऐसी हो गई है कि अगर दीवार पे लात मार दें तो छत नीचे आ जाएगी।
ये सिर्फ 6 सालों में खराब नहीं हुआ, ये सोची समझी साजिश है। साम्राज्यवाद और क्षेत्रवाद की लड़ाई को हमारे सामने जाति और धर्म की लड़ाई बनाकर रख दिया। लड़ाई कभी धर्म की थी ही नहीं, लड़ाई सिर्फ साम्राज्यवाद और क्षेत्रवाद की थी। उस समय राजशाही थी, राजा अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए लड़ते थे। हमारे सामने उसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बनाकर रख दिया। अगर लड़ाई हिंदू मुस्लिम की होती तो अकबर का सेनापति मानसिंह नहीं होता। अगर लड़ाई हिंदू मुस्लिम की होती तो शिवाजी के सेनापति इब्राहिम खान नहीं होते। आज हमारे सामने उसे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बनाकर रखा जा रहा है। कितना जहर घोलेंगे ये दिमाग में। जहां भी दंगे होते हैं, जहां भी हिंदू मुस्लिम या जाति धर्म के नाम पर लड़ाई होता है, कभी उन मोहल्ले में जाकर देखिएगा। उन झगड़ों और दंगों के बाद भी वहां के लोग यही बोलते हैं, जो हिंदू बाहुल क्षेत्र अगर होगा तो वहां जो 2-4 मुस्लिम परिवार रह रहे होंगे वो यही बोलेंगे कि हमें इनसे दिक्कत नहीं है, हम आज भी भाई हैं। जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र होगा वहां पे 2-4 हिंदू परिवार रह रहे होंगे तो वो भी यही बोलेंगे कि हमें इनसे कोई दिक्कत नहीं, हम तो हमेशा साथ में रहते आए। तो फिर ये लोग कौन लोग होते हैं जो अगर आग लगाते हैं, दंगा करते हैं, झगड़ा करते हैं? कौन आते हैं ये? आते कहां से हैं आखिर? इनका किसी जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। ये जैसे हम हिंदी फिल्मों में देखते हैं ना, अंडरवर्ल्ड, डॉन, माफिया, ये वो लोग होते हैं। पैसा दो और कुछ भी कराओ। अभी दिल्ली में शाहीन बाग को लेकर जो दंगे हुए उस पर लल्लन टॉप स्टोरी कवर करते हैं सौरभ द्विवेदी जी। उनके 2 रिपोर्टर थे, एक नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, शायद स्वाति पोरवाल मैडम थी, ब्राह्मण कैटेगरी से आती हैं, और एक जाहिद हुसैन खान जी थे, जाहिद अली खान जी रिपोर्टर। इन्होंने दोनों लोगों को अलग अलग भेजा। जो स्वाति पोरवाल जी थी ब्राह्मण परिवार से, उन्हें हिंदू बाहुल क्षेत्र में भेजा, और जो जाहिद अली खान जी थे उन्हें मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में भेजा, जहां सबसे ज्यादा दंगा हुआ दिल्ली में। जब उन्होंने वहां रिपोर्ट की तो उन्होंने यही बात बोली कि हमें आपस में कोई दिक्कत नहीं, जो आग लगाने वाले लोग थे वो बाहर से आए थे। और ऑफलाइन कुछ लोगों ने ये बात बोली, कैमरा बंद करके, जो हिंदू बाहुल क्षेत्र था वहां कुछ लोगों ने ये बात स्वीकारी, लेकिन ऑफलाइन कैमरा ऑफ करके। क्योंकि स्वाति पोरवाल जी ब्राह्मण परिवार से थी, इसलिए उन्होंने, कुछ हिंदू परिवारों ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे बोला कि इतना अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, इतना मुसलमान लोग हावी हो गए हैं, इतना अत्याचार कर रहे हैं, हमने कुछ मुस्लिमों को मार दिया तो क्या हुआ? ये वर्ड थे उनके। और जो जाहिद अली हुसैन जी थे, जाहिद अली खान, जब उन्होंने मुस्लिम परिवारों से जाकर बात की तो उन्होंने भी ऑफलाइन यही बोला कि आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, देश में कितना खौफ बनाया जा रहा है, कितना मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, तो कुछ अगर हिंदू परिवार या हिंदू लोगों को हमने मार दिया तो क्या होगा? ये वही 5-6% लोग हैं। जनता नहीं लड़ना चाहती, हम और आप नहीं लड़ना चाहते। ये वही 5-6% लोग हैं जिन्हें किसी चीज से कोई मतलब नहीं, किसी जाति धर्म से मतलब नहीं, जिन्हें सिर्फ सत्ता चाहिए, सिर्फ सत्ता के भूखे लोग हैं ये। उन्हें ऊपर रहना है, बस लोगों को गुलाम बनाकर उन्हें रखना है। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी, जैसा कि आपने नाम सुना, मेरा नाम राजीव सिंह कुशवाहा भारती, इस्लाम मोहम्मद भारती, आशीष श्रीवास्तव भारती, प्रीति राठौर भारती, अरुणिमा गौतम भारती, हम सभी लोग अपने नाम के साथ भारती लगाते हैं। हमने शुरुआत की है कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी में जुड़ने से पहले आपको यह शपथ लेनी होगी कि मैं किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा या करूंगी। मैं भारतीय संविधान का सम्मान करूंगा। मैं स्वेच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ने को तैयार हूं, ताकि कोई एक शब्द तो ऐसा हो जो हमें जोड़े। ऑन डॉक्यूमेंट मेरा नाम राजीव सिंह कुशवाहा है। कुछ लोग इस पे भी सवाल उठाते हैं कि भारतीय लगाने की क्या जरूरत है, हम तो जन्म से भारतीय हैं तो लिखने की क्या जरूरत है? ऑन डॉक्यूमेंट मेरे माँ बाप ने, मेरे बड़ों ने मेरा नाम जो लिखा, उस समय तो मैं समझदार नहीं था, जो बुजुर्गों ने किया, बड़ों ने किया, हमने उसे स्वीकार किया। डॉक्यूमेंट में मेरा नाम राजीव सिंह कुशवाहा लिखा जाता है। तो हम ये कुशवाहा क्यों लगाते हैं, या इस्लाम मोहम्मद भारती लगाते हैं तो ये मोहम्मद क्यों लगाते हैं? इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि जैसे ही कोई वो वर्ड सुने, वो वर्ड देखे, तो समझ जा रहे तो अपना आदमी है ना, ये तो हमारी बिरादरी के लोग हैं, और वो आपस में एकता बना ले कि हाँ ये अपनी बिरादरी है। तो कोई एक ऐसा शब्द जो पूरे देश को एक साथ जोड़ता हो, जो सब लोगों को एक साथ जोड़ता हो, कोई किसी भी भाषा का, किसी भी क्षेत्र का, किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, सबको एक साथ जोड़ने के लिए भारतीय एक ऐसा कॉमन शब्द है जो सबको एक साथ जोड़ता है। तो लगाने में क्या दिक्कत है? अगर
अगर हम भारतीय हैं, हमें भारतीय बोलने में गर्व है, तो लिखने में क्या दिक्कत? हम अपना सरनेम गर्व से लिखते हैं ना। और जैसा कि इस्लाम मोहम्मद भारती जी ने बोला, बाबा साहब ने बोला था कि हम सबसे पहले और अंत में भारतीय ही हैं और हमें भारतीय बन के ही रहना है। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी, जैसा कि मैंने बोला, कि एक राजनीतिक क्रांति है। चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, सांसद बनना, ये बहुत बड़े लक्ष्य होते हैं। लोगों के पसीने छूट जाते हैं सोच के कि सांसद कोई बन भी सकता है, वो भी हमारे आप जैसे मध्यम वर्गीय परिवार आदमी। सांसद, विधायक, सरकार, सत्ता बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन हमारे उद्देश्यों के आगे ये बहुत छोटी चीज है। हमारा उद्देश्य मात्र इलेक्शन लड़के सत्ता में आना ही नहीं, सत्ता परिवर्तन ही नहीं है। हमारा उद्देश्य व्यवस्था परिवर्तन है। और ये राजनेता ये जो बैठे हुए हैं, जातिवाद, धर्मवाद, करप्शन, ये इनकी नसों में खून बनकर दौड़ रहा है और ये बदलने वाले नहीं हैं। हमने बहुत सालों प्रयास करके देख लिया। हम कई वर्षों से, ऐसा नहीं कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी अचानक से आ गई है, हम कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस, यूपी की बात करें, सपा, बसपा, बहुत बड़े बड़े दलों के बड़े बड़े नेताओं से मिले हैं, कई सालों से बराबर मिले, उन्हें सबूत दिए कि ये जो लोग आपके साथ मंच पर बैठते हैं ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, इनके खिलाफ सबूत हैं। बहुत से कुछ लोगों को तो कोर्ट से सजा भी हुई है, प्रूफ हुआ है कि ये अपराधी हैं, फिर भी आप इनके साथ मंच शेयर क्यों करते हैं? ये आपकी छवि भी खराब करते हैं, आपकी पार्टी की छवि भी खराब करते हैं, देश की छवि भी खराब करते हैं और राजनीति की छवि भी खराब करते हैं। फिर आप इन्हें निकालते क्यों नहीं? कुछ लोगों ने बोला कि हाँ हम निकाल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कमेटी बनाई है, पार्टी अपने लेवल पे इंक्वायरी कर रही है। उन्हें लगा शायद बच्चे हैं, क्योंकि हम 10 साल पहले की बात करें, आज मेरी उम्र 36 साल है, 10 साल पहले 26 रही होगी, तो हम कॉलेज के लड़के स्टूडेंट थे। उन्हें लगा शायद ये बच्चे हैं, मान जाएंगे, कुछ बार आएंगे, कुछ 2-4 बार बोलेंगे, चले जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सामने कौन खड़ा होगा। हमने बराबर उनसे फॉलो अप लिया। हर 2, 2.5, 3 महीने में हम उनके ऑफिस गए, मिले कि हमने इनके खिलाफ सबूत दिया था, आप इन्हें क्यों नहीं निकालते? साल, 1.5 साल तक, 2 साल तक ये प्रोसेस चला। हर 2, 2.5, 3 महीने में हमने फॉलो अप लिया। तो बाद में दबी आवाज में उन लोगों ने यहां तक बोल दिया कि हमारी राजनीति टिकी ही इन माफियाओं पे। अगर आज हमने इन्हें पार्टी से निकाल दिया तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। ये उनके शब्द थे। तो ये बदलने वाले नहीं हैं। अब राजनीति की एक नई पौध तैयार होगी और जैसा कि इस्लाम मोहम्मद जी ने बताया और अखिल भारतीय परिवार पार्टी का लक्ष्य है कि 2024 में देश की सभी 543 की 543 सीटें जीतकर अखिल भारतीय परिवार पार्टी भारतीय राजनीति में एक इतिहास रचेगी। और अभी तक तो जब हम बोलते थे, आज से 7 साल, 8 साल, 10 साल पहले, 12-13 साल पहले जब हम ये बोलते थे, हमने इस मिशन की शुरुआत की थी, हम ये बोलते थे कि हम 543 सीट लड़ेंगे और 543 सीट जीतेंगे। लोग हंसते थे, अभी भी हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, लेकिन हम रुके नहीं हैं अभी तक और रुकने वाले हैं भी नहीं। आज हमारे पास देने के लिए एक उदाहरण भी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे हैं, हम उनकी विचारधारा से या कार्यशैली से संतुष्ट हो या ना हो वो अलग विषय है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन उन्होंने दिखाया 70 में से 67 सीट, और मान लीजिए तुक्के में आ गई थी, मान लेते कि तुक्के में जीत गए थे, लोगों ने भावुकता में आकर दे दिया, लेकिन 5 साल काम करने के बाद भी अभी भी 70 में से 62 हैं। यानी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भाजपा कांग्रेस को हराया नहीं जा सकता। सही रणनीति से अच्छा काम करके उन्हें हराया जा सकता है, यानी ये संभव है। और हमारा उद्देश्य मात्र सत्ता परिवर्तन नहीं, जैसा मैंने बोला, व्यवस्था परिवर्तन है। और हम जिस मिशन पे निकले हैं, सम्राट अशोक के समय का भारत, जो भारत हम अखंड भारत साम्राज्य के नाम पे जानते थे, हमें वो भारत बनाना है। एक ऐसा देश जहां इंसान तो इंसान, जानवरों के लिए दुनिया का पहला अस्पताल खोला गया था, हम उस देश के निवासी हैं। इन नेताओं ने हमारे देश का क्या हाल कर दिया। हमारे बाद के आज़ाद हुए देश, जिन्हें अभी आज़ादी के 40, 42, 45 साल हुए, वो हमसे ज़्यादा विकसित हैं। प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, हर चीज़ में हम बेहतर थे, हर चीज़ में। फिर हम विकसित क्यों नहीं हुए, हम डेवलप क्यों नहीं हो पाए? आज भी अशोक स्तंभ जो दिल्ली में लगा हुआ है, वो ऐसा लोहा है जिसमें जंग नहीं लगती। सारी दुनिया उस पर रिसर्च कर रही है,
सारी दुनिया उस पर रिसर्च करके गई कि आज से 2200-2300 साल पहले ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि वो ऐसा लोहा बना लेते थे जिस पे जंग नहीं लगती। बारिश हो, धूप हो, धूल हो, कुछ भी हो, खुला खड़ा हुआ लव स्तंभ, आज तक जंग नहीं लगी। 2300 साल हो गए। तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, हम फिर भी विकसित नहीं हुए। क्या कमियां रह गई? सिर्फ इन राजनेताओं की इच्छा शक्ति की कमी है। ये चाहते ही नहीं कि देश विकसित हो, क्योंकि जब लोग शिक्षित हो जाएंगे, लोग पढ़ लिख जाएंगे, देश विकसित हो जाएगा, तो फिर ये गुलाम किसे बनाएंगे? और हमें वो देश बनाना है। जो भी देश हमसे अलग हुए, उस अखंड भारत, अखंड साम्राज्य से, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका उस समय नहीं था उसका हिस्सा, बट फिर भी हम उसको भी शामिल करेंगे। ये जो सारे देश हमसे अलग हुए, इन्हें वापस इकट्ठा करके संयुक्त भारत संघ बनाया जाएगा। ये हमारा मिशन है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हम आने वाली पीढ़ी को वो संयुक्त भारत संघ बनाकर देकर जाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रयास करके चले जाएंगे। लोग हंस रहे हैं, हमारे घर वाले भी हंसते हैं। जब मैंने पहली बार अपने पिताजी से बोला घर में खड़े होकर कि पापा हम अखंड भारत बनाना चाहते हैं, हम यूनाइटेड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, तो पिताजी बोले बेटा 2 कमरे का घर बना के दिया है ना, पहले तू आने वाली जनरेशन के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए 2 कमरे का घर बना ले, फिर बात करना कि अखंड भारत बनाएंगे, फिर बात करना कि संयुक्त भारत संघ बनाएंगे। लेकिन हम रुके नहीं। आज जब पिताजी लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, आप पब्लिक मीटिंग देखते हैं, आप लोगों से मिलते हुए देखते हैं, तो डायरेक्ट तो नहीं बोलते, लेकिन हाँ रिश्तेदारों से खबर आती है, उनके दोस्तों से या मेरे दोस्तों से खबर आती है, बोलते हैं कि हाँ शायद कुछ अच्छा कर जाएंगे। तो उनका ये बोलना ही मेरे इतने सालों में मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हाँ उन्होंने ये बोला कि शायद हम कुछ कर पाएं। हम कहाँ तक पहुंचेंगे नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। लाशों पे चलकर सत्ता में पहुंचे हैं, ये लाशों पर चलकर, और पब्लिक मीटिंग में बोलते हैं, खुलकर बोल रहे हैं कि हाँ ये वो लोग हैं जो लाशों पर चलकर सत्ता पे पहुंचेंगे। 10, 20, 100, 200 या 1000, 2000 लोगों को मरवा देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पता भी नहीं चलेगा कि धरती पर कोई राजीव सिंह कुशवाहा भारती नाम का शख्स पैदा भी हुआ था कि नहीं, लेकिन फिर भी हम सर पर कफन बांधकर, जान हथेली पर लेकर इस मिशन के लिए निकल चुके हैं और रुकने वाले नहीं हैं, रुकेंगे नहीं। अपनी एक एक सांस संयुक्त भारत मिशन के लिए लगा दी है। अगर जिंदा हैं, जिएंगे तो संयुक्त भारत मिशन की लड़ाई के लिए जिएंगे, और अगर मरेंगे तो भी संयुक्त भारत मिशन के लिए ही मरेंगे। और मत कीजिएगा मुझ पे भरोसा, मुझ पे भरोसा मत कीजिए। यहाँ अखिल भारतीय परिवार पार्टी के जितने भी लोग बैठे हैं, इस्लाम मोहम्मद भारती जी, आशीष श्रीवास्तव भारती जी, प्रीति राठौर भारती जी, अरुणिमा गौतम भारती जी, किसी पे भरोसा मत कीजिए। आज आप लोगों से सामने सामने खड़े होकर एक सवाल पूछता हूं, अपने दिल पर हाथ रखिए, अपने दिल पर हाथ रखिए, अपने दिल से पूछिए, हम दुनिया से कुछ अजूबा मांग रहे हैं क्या जो नहीं होगा? हम वही तो मांग रहे हैं जो हम पहले थे। क्या ये संभव नहीं है? घर में 4 भाई होते हैं, अगर किसी झगड़े से वो अलग हो जाएं तो उन्हें एक करने का प्रयास गलत है क्या? नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और हमारे पास दुनिया में बताने के लिए बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। कौन थे वो गद्दार जिन्होंने जर्मनी को 2 भागों में बांटने के लिए बर्लिन में दीवार खड़ी की? और फिर कौन थे वो सरफिरे लोग जिन्होंने बर्लिन की वो दीवार गिराई और पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को एक कर दिया? कौन थे वो कोरिया के गद्दार जिन्होंने बीच में बॉर्डर डाला और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग किया? फिर कौन थे वो सरफिरे लोग जिन्होंने वो 65 साल की दुश्मनी बुलाई और वो बॉर्डर एबॉलिश करके उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग कर फिर से एक कर दिया? अब हमें इस विषय पर सोचने की जरूरत है। कौन थे वो भारत देश के गद्दार जिन्होंने जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे हमारे अखंड भारत साम्राज्य को खंड खंड टुकड़ों में बांटा? और अब सारी दुनिया में संदेश जाना चाहिए कि हम फिर कुछ सरफिरे लोग सर पे कफन बांधकर, जान हथेली पे लेकर वो सारे बॉर्डर एबॉलिश करके संयुक्त भारत संघ बनाने के लिए निकल चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला, 20-25 साल का पूरा रोड मैप तैयार है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को संयुक्त भारत संघ बनाकर देकर जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैंने अपनी मैक्सिमम बातें जो दिल में थी, आपसे बोलनी चाहिए थी, आज आपके सामने रखी। अब आपके मन में कोई सवाल हो मुझसे लेकर, मुझसे रिलेटेड, अखिल भारतीय परिवार पार्टी से रिलेटेड, कोई भी सवाल, मिशन से रिलेटेड, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आगे काम करेंगे, उससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो
तो मुझसे पूछें, मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे पाऊँ, आपकी जो भी मन में संशय हैं, शंकाएं हैं, संकोच है, उनको दूर कर पाऊँ। बस यही पर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। The Bluetooth device is ready to pair. बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ बैठे हुए समस्त सम्मानित क्षेत्रीय लोगों की ओर से, युवा साथियों की ओर से, जो कैंडिडेट्स हैं हमारे चुनाव लड़ने वाले, उनकी ओर से अखिल भारतीय परिवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ। जोरदार तालियां हो जाए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए। उन्होंने अपनी भावनाएं आज बहुत कम लोगों के सामने व्यक्त की, लेकिन यकीन मानिए साथियों, ये वाणी, ये शब्द, ये भावनाएं जब पूरे देश के सामने प्रचारित की जाएंगी तब आग लगेगी। आज छोटी सी चिंगारी का आपको एक छोटा सा यहाँ पे फुटेज दिया गया है, क्योंकि मैं तारीफ तो नहीं करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उसने एक काम तो बहुत अच्छे से सिखा दिया है देश को कि सत्ता में कैसे आना है। मीडिया, उसने इस तरीके से मीडिया का अधिग्रहण किया, हमारे लोकतंत्र का चौथे स्तंभ को इस तरीके से तहस नहस किया है कि आज आपके पास सही सूचना तक नहीं आ रही है। कितने कानून आपके लिए वैसे बना दिए गए हैं जो आपको पता ही नहीं है। बहुत सारे कानून ऐसे बना दिए गए हैं। बहुत सारे लोगों को छोटे से कॉलम में बहुत पहले एक न्यूज आई थी कि लेबर लॉ में बदलाव कर दिया गया है। लेबर लॉ 8 घंटे का लेबर लॉ था, 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए थी हर लेबर की, पूरे देश में था। भाजपा सरकार ने 12 घंटे कर दिया। 8 घंटे के बाद जो लोग ओवर टाइम करते थे उनको पैसा मिलता था, 4 घंटे का ओवर टाइम का पैसा मिलता था, अब नहीं मिलेगा। अब आपको 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति क्लेम करता है कि भैया हमें ये 12 घंटे ड्यूटी करा रहे हैं और पैसा 8 घंटे का ही दे रहे हैं, तो वो क्लेम ही नहीं कर सकता है, क्योंकि एज पर भारतीय इंडियन गवर्नमेंट 12 घंटे की ड्यूटी हो गई है। ऐसे बहुत से नियम है। आरटीआई के कानूनों में बदलाव कर दिया गया। कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो आरटीआई भी आपको नहीं दे सकती, आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया गया उसको। आरटीआई बहुत बड़ी ताकत है, आप लोग देख नहीं पा रहे हैं, आप सबको पता होगा। मैं सभी साथियों की ओर से, पूरे जनता की ओर से, अपने आए हुए सभी सम्मानित पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप यहां आए और आपने बात सुनी। मैं पुनः आपसे बोलता हूं कि अगर आपका कोई सवाल है, आप सभी में से किसी का भी, किसी युवा साथी का, किसी साथी का कोई सवाल है राजनीति से लेके, जरूरी नहीं है कि वो पार्टी से लेकर हो, तो आप अपना सवाल यहाँ रख सकते हैं। यहाँ कई कैंडिडेट भी हैं, अगर उनका कोई सवाल है राजनीति से लेके, भविष्य से लेके, संयुक्त मिशन संघ से लेके, जो हमारा भारत का बनने का सपना है, जो हम लोग निकले हैं, उससे लेकर, पार्टी से लेकर, कोई भी आप सवाल पूछ सकते हैं। आप किसी से भी, अगर किसी का भी कोई सवाल है तो अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, अगर कोई सवाल नहीं है तो हम यहीं से अपनी चर्चा को समाप्त करते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीवास्तव जी से तो 2 मिनट के लिए और थोड़ा हमारे आशीष श्रीवास्तव जी हैं, आशीष श्रीवास्तव भारती जी। एक्चुअली ये मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ उनके बारे में भी। आशीष श्रीवास्तव भारती जी अखिल भारतीय परिवार पार्टी के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हैं और ये बिजनेस टाइकून है। आपको शायद अभी पता नहीं है कि आपके क्षेत्र में अभी कौन आया हुआ है, बहुत जल्द अंदाजा होगा। आशीष श्रीवास्तव भारती जी के जीतू जी शायद मिल चुके हैं, इसके अलावा शायद हमारे ग्राम से कोई अभी मिला नहीं है, सबसे लखनऊ में। तो आशीष श्रीवास्तव भारती जी हैं, 2 शब्द अपने रखना चाहेंगे आप लोगों के सामने। 2 मिनट के लिए समय दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैथा के इस क्षेत्र में आप लोगों ने जो प्यार, जो मोहब्बत दिया है, उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस्लाम भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं कुछ नहीं हूं यहाँ पे, न कहीं पे हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस्लाम भाई ने यहाँ पे युवाओं के बारे में बहुत कुछ बताया, राजनीति के बारे में ए से लेकर जेड तक जो कुछ था, हमको लगता है सारा पिटारे में राजीव जी ने बोल दिया है, मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं। मैं आपको बताता हूँ पार्टी, आखिर अखिल भारतीय परिवार पार्टी की ज़रूरत क्या पड़ी। इतनी जब 2500 पार्टियाँ समाज में हैं, 2500 पार्टियाँ देश में कार्यरत हैं, कार्य कर रही हैं, जो रजिस्टर्ड पार्टियाँ हैं, वैसे तो बहुत सारी पार्टियाँ हैं, तो अखिल भारतीय परिवार पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी, हम लोगों को क्यों आना पड़ा।
एक साधारण लोगों को राजनीति में कदम क्यों रखना पड़ा। साथियों, पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, राजनीति वो गंदगी है जो हमारे अपने घर की गंदगी है, जिसको साफ करने के लिए घर के अंदर कोई नहीं आता, हमें अपने आप अपने घर की सफाई करनी पड़ती है। इसलिए आपको, हमको, सबको राजनीति में आना पड़ेगा, इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर इसका हिस्सा नहीं बनते हैं तो राजनीति में आपको शिकार बनाया जाएगा। अखिल भारतीय परिवार पार्टी, हम पहले एक इंस्टीट्यूशन थे, फिर एक संस्था बने, फिर राजनीतिक पार्टी है, क्योंकि हमारी जो विचारधारा थी ना, हम कहीं फिट ही नहीं हो पा रहे थे, कहीं पे फिट नहीं हो पा रहे थे। हम जहाँ जाते थे हमें हर जगह कुछ ना कुछ दिक्कतें नज़र आती थी, सिस्टम में इतनी गड़बड़ियाँ थी। ऊपर से जैसे बताया कि 1 रुपया भेजा जाता था तो 15 पैसे पहुँचता था, 15 पैसे भी नहीं पहुँचता था, हर आदमी का कमीशन सेट था, उस तरह काम होता था। मैं नौकरी करता था, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ा, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, फिर चार्टर अकाउंटेंट का कोर्स किया, इंटरमीडिएट पास करने के बाद फिर MBA किया, फिर आपके कानपुर शहर में आपने सुना होगा पान पराग ग्रुप, रोटोमैक ग्रुप का, उसका मैं GM था, जनरल मैनेजर था। फिर मुझे लगा कि नहीं, नौकरी नहीं करनी, नौकरी करके हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं, व्यापार करेंगे, व्यापार करेंगे तो 10, 20, 50 लोग अपने साथ काम करेंगे तो शायद उनका परिवार चले। तो अब 10-20 परिवार को चलाने की जिम्मेदारी है, जो लॉकडाउन में अच्छे तरह से नहीं निर्वाह कर पा रहा हूँ। फिर अब आई पार्टी की बात, तो हमारी पार्टी का जो सबसे मेन मुद्दा था, देखा कि देश में जो सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ से आ रही है, आखिर आदमी गुमराह कहाँ से हो रहा है। तो पता चला कि एक्चुअली शिक्षा व्यवस्था ही गड़बड़ है पूरी। जब आदमी शिक्षित नहीं होगा प्रॉपर तो चीज़ें समझ ही नहीं पाएगा। शुरुआत से हमारी शिक्षा व्यवस्था को ऐसे बनाया गया, मेघालय के समय से उसको मतलब वो तत्पर बिगड़ती ही चली गई। 100 में 33 नंबर पाके पास हो गया। पहले शिक्षा व्यवस्था क्या थी, एकलव्य के समय शिक्षा व्यवस्था क्या थी कि चिड़िया के आँख में तीर मारनी थी, अगर तीर पड़ा तो पास, नहीं पड़ा तो फेल। अब क्या हो गया, 100 में 33 नंबर पाए तो पास, नहीं तो फेल। तो 33 नंबर वाला जो टीचर जाके शिक्षा देगा तो क्या शिक्षा देगा, तो शिक्षा का स्तर पूरा बिगाड़ा गया। इन लोगों ने हमें गुमराह करने के लिए पूरी प्लानिंग की। ये प्लानिंग कोई 2, 4, 5, 10 साल की नहीं है, जैसे बता रहे हैं कि 73 साल से अंग्रेजों के समय से चली आ रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी बन के जो देश को लूटने आए, वैसे ये बीजेपी जो ये भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझो इसको, भारत सरकार की। भाजपा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो निजीकरण की तरह से सबको करने जा रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ तो जब बजट लेके आते हो तो बताते हो रेलवे में इतना फायदा हुआ, रोड में इतना फायदा हुआ, हर जगह आप फायदा गिना देते हो। जब बजट जब आप हमारे वित्त मंत्री जी सदन में अपना बजट पेश करते हो तो सिर्फ फायदे गिनाते हैं। कभी किसी ने सुना कि हमारे रेलवे में 2,500 करोड़ का नुकसान हो गया? नहीं सुना। अच्छा, जब इतना फायदा हो तो बेच क्यों रहे हो? जब डिपार्टमेंट में इतना ज़्यादा फायदा है तो आप डिपार्टमेंट को बेच क्यों रहे हो? दूसरा सवाल, अगर नुकसान है तो व्यापारी खरीद क्यों रहा है? कोई नुकसान का सौदा करता है क्या? तो ये सब गोलमोल सिस्टम था। सिस्टम को हटाना, क्योंकि हम आप रोजगार से हट जाएं, हम आप बेरोजगार हो जाएं, अपनी हक की आवाज़ उठाएं। जब आपके जेब में पैसे नहीं होंगे तो आप क्या करोगे? फ्रस्ट्रेट होगे, घर पे पड़े रहोगे। तो ये पूरा सिस्टम बना के जो ये लोग सक्सेसफुल हो गए इस चीज़ में। अच्छा, अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने कहा हमें क्या करना है, शिक्षा सुधार करना है। शिक्षा व्यवस्था व्यापार, शिक्षा में व्यापार नहीं होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था सरकार की होनी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था, अगर शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था सरकार की हो जाए तो आप सोचिए, हर आदमी को, आज आदमी परेशान क्यों होता है, मैं अपने बच्चों को एजुकेशन क्या दूंगा, हम अपने बुढ़ापे इलाज कैसे कराएंगे। तो शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारे 5 मुद्दे हैं, शिक्षा व्यवस्था का सुधार, चिकित्सा व्यवस्था का सुधार, सशस्त्र सीमा बल का सुधार, कर व्यवस्था का सुधार। ये हमारे 5 मुद्दे हैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी के। और दोस्तों, निजीकरण के खिलाफ आप लोग अपना विरोध दर्ज करें, आप लोग आवाज़ उठाएं। जब सरकार आपको जाति धर्म का नाम आपको दे तो आप बेरोजगारी का मुद्दा उठाइए। जब आपसे वो कोई भी मुद्दा उठाए तो आप बिजली की व्यवस्था उठाए, पूछिए, पानी की व्यवस्था की बात कीजिए, आप रोजगार की बात कीजिए, आप शिक्षा की बात कीजिए, आप चिकित्सा की बात कीजिए। वो आपको गुमराह कर रहे हैं, उस गुमराह होने से हमें बचना है और हमें अपनी आवाज़ उठानी है। अगर हम आज जैसे शांत, अगर ऐसे शांत रहेंगे, हमारी जो पुश्तें आ रही ना, वो गूंगी पैदा होंगी, वो बोल नहीं पाएंगे, वो सवाल नहीं कर पाएंगे। साथियों, यहीं पे अपनी बातों को विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। साथियों, मैं चाहता हूं कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी की जो एक भारतीयता की शपथ है वो सब लोग ले लें, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं
वो शपथ ये है, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं अपना नाम लूँगा, मैं इस्लाम मोहम्मद भारती, आप लोग अपना अपना नाम लेंगे। मैं किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूँगा। मैं भारतीय संविधान का सम्मान करूँगा तथा मैं स्वेच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द बोलने तैयार हूँ। अपने दिल पर हाथ रखकर देश के लिए, देश के नाम की शपथ लें। आप सभी से निवेदन करता हूँ, राजीव जी ये शपथ दिलाएंगे। ये इस्लाम मोहम्मद जी का क्षेत्र है और हम यहाँ आए तो मैं चाहता हूँ कि इस्लाम मोहम्मद जी अपने दाहिना हाथ अपने दिल पर रख लें, क्योंकि ये देश की बात है, देश के सम्मान की बात है, इसके साथ निष्ठा की बात है। मैं इस्लाम मोहम्मद भारतीय आज ये शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूँगा। मैं भारतीय संविधान का सम्मान करूँगा तथा मैं स्वेच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ने को तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रगान के साथ समाप्त करेंगे, जैसा कि हमारा अखिल भारतीय परिवार पार्टी का नियम है। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। एक साथ राष्ट्रगान शुरू करते हैं। शुरू कर। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद।